हरिओम बच्चों, आइए अब हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंतर्गत आज जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसके बारे में देखते हैं। स्वप्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, एड्स, और इसी प्रकार से कुछ और भी रोगों के बारे में आज हम इस वीडियो लेसन में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वप्रतिरक्षा। क्या है स्वप्रतिरक्षा? उच्च कशेरुकों में विकसित उच्चतर कशेरुकों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणु के बीच भेद कर सकने में क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में दो उपसिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। यह है उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को पहचान सकते हैं। पहला ये, ठीक है। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा है, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। ठीक है, पहला क्या बताया आपको? उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणु और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं, है ना। जो उच्चतर कशेरुकी प्राणी हैं वो विजातीय अणुओं को और विजातीय जीवों को दोनों को पहचान सकते हैं, और प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान में इसके संबंध में जानकारी भी दी गई है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी आनुवंशिक या फिर अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, ठीक है, और इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है। क्यों? क्योंकि शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। तो यह कहलाता है स्वप्रतिरक्षा रोग। क्या कहलाता है? स्वप्रतिरक्षा रोग। हमारे समाज में बहुत से लोग रूमेटोइड आर्थराइटिस, आमवाती संधि शोथ, जो हड्डी से संबंधित रोग है, से प्रभावित हैं, जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फाइड ऑर्गन्स, उत्तक, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल है। और आप पढ़ भी चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि वह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। विजातीय यानी दूसरे प्रकार के प्रतिजनों को पहचानता है और इसके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। स्मृति पर आधारित है ना, तो उनको याद भी रखता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्वप्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर का, वह एलर्जी के लिए, और जैसे अभी स्वप्रतिरक्षा रोग बताया आपको कि शरीर जब अपने ही कोशिकाओं पर अटैक करने लग जाए, और अंग प्रतिरोपण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम। लसिकाभ अंग, ये वे ही अंग हैं जिसमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति या उनका मैच्यूरेशन, परिपक्वन होता है। अस्थिमज्जा, बोन मैरो और थाइमस जैसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, लसिका ग्रंथियों, टॉन्सिल्स, क्षुद्रांत यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स के पेयर, पेचों और अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, एंटीजेंस के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति इस चित्र में दिखाई गई है। ये देखिए, लसिका ग्रंथियां, थाइमस और लसिका वाहिकाएं।
तो यहाँ पर आपको इस चित्र में लसिका वाहिकाएं, थाइमस और लसिका ग्रंथियां ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, फर्स्ट कौन सा है, प्राथमिक प्राथमिक अंग कौन से हैं, लसिका ग्रंथियां है ना, टॉन्सिल्स या फिर अपेंडिक्स, ये द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। सॉरी, लसिकाभ अंग जो बताया, लसिकाभ अंग ये ही वे अंग है जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है या फिर उनका परिपक्वन होता है। ठीक है, और फिर अस्थि मज्जा और थाइमस ये हैं आपके प्राथमिक लसिकाभ अंग। ये बोन मैरो और थाइमस ये दोनों ही प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपरिपक्व लसिकाणु यानी बिना मैच्योर, जो मैच्योर नहीं हुए हैं, यहाँ पर अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। ठीक है, परिपक्व होने के बाद ये प्लीहा, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल्स या अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। तो द्वितीयक लसिकाभ अंग क्या है, ऐसे स्थान है जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ में पारस्परिक क्रिया होगी, यानी एंटीजेंस के साथ में, रोगाणुओं के साथ में पारस्परिक क्रिया होगी, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं। तो इस प्रकार मानव शरीर में जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है विभिन्न प्रकार के लसिकाभ की स्थिति, अस्थि मज्जा बोन मैरो मुख्य लसिकाभ अंग है जहां लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक लोब्ड सपाली है ना, एक लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थी यानी स्टर्नम के नीचे स्थित होता है। जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और एडल्ट यानी वयस्क अवस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण तैयार करते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही किसके लिए, टी सेल्स के लिए। आपको बी सेल्स और टी सेल्स बताया था। तो टी सेल्स के डेवलपमेंट के और उसके मेच्योर होने के लिए एक सूक्ष्म पर्यावरण उनको मुहैया कराते हैं। प्लीहा स्प्लीन जो होता है बॉडी में, वो सेम के आकार, जो सेम होता है सेम के बीज के आकार का बड़ा अंग, सेम के आकार का बड़ा अंग है और इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षिकाणु दोनों होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक के रूप में काम करता है, फिल्टर के रूप में काम करता है। प्लीहा में आरबीसीएस का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस रचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होते हैं। जो सूक्ष्म जीवों या दूसरे एंटीजेंस लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फंसा लेती हैं या फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे एंटीजेंस वहां मौजूद लसिकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको अलग अलग अंगों के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है उसको बताया गया है। आपको इस लसिका तंत्र में लसिका ग्रंथियां, थाइमस और लसिका वाहिकाएं, ये लसिका तंत्र है हमारे शरीर का। ठीक है, और इसी के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे मुख्य अंग कौन सा बताया आपको, अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा ये मुख्य लसिकाभ अंग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं, लसिकाणु तो बनेंगे ही, उसके साथ साथ जितनी भी रुधिर कोशिकाएं हैं वो वहां पर उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा थाइमस के लिए बताया गया, थाइमस वन लोब्ड, एक पाली का होता है, एक लोब होता है उसमें। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित होता है, हृदय के पास। ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो थाइमस दिख रहा है ब्लैक वाला, ये हृदय के पास स्थित होता है। और स्टर्नम यहीं पर हमारा पसली जो होता है ना, दोनों तरफ से रिब्स जुड़े हुए रहते हैं, तो बीच का जो भाग है, ये इतना भाग, ये क्या कहलाता है, स्टर्नम उरोस्थी। ये देखिए ये, ठीक है, तो नीचे उरोस्थी के नीचे स्थित होता है।
जन्म के समय पर ये थाइमस क्या है, काफ़ी बड़ा होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसका आकार घटने लग जाता है और जैसे ही वयस्क अवस्था आती है, एडल्ट फेज आता है, तो ये आकार में बहुत छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से अस्थि मज्जा और ये जो थाइमस है, ये दोनों ही टी सेल्स के डेवलपमेंट यानी उसके परिवर्धन और उसके मैच्योर होने के लिए उसको एक सूक्ष्म वातावरण देते हैं। इसी प्रकार प्लीहा के बारे में बताया कि सेम के आकार का बड़ा अंग है और इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु दोनों होते हैं। ठीक है, और ये रुधिर निस्यंदक यानी फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो प्रमुख पथ श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के आस्तरों के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं, जो कि श्लेष्मा संबंध लसिकाभ ऊतक MALT म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इंग्लिश में है। MALT भी बोल सकते हैं। M से म्यूकोशल, A से है एसोसिएटेड और LT यानी लिम्फोइड टिश्यू। ये अलग अलग आपको ये शॉर्ट फॉर्म बताया गया है, इसी का हिंदी दिया गया है। अब अगर हम ऐसे लिखेंगे तो MAL और ये T, तो इस M का मतलब हो गया म्यूकोशल, A का मतलब है एसोसिएटेड, L का मतलब है लिम्फोइड और T का मतलब है टिश्यू। इसी का हिंदी में है श्लेष्म। म्यूकोशा को हिंदी में श्लेष्म बोलते हैं, एसोसिएटेड मतलब संबद्ध और लिम्फोइड मतलब लसिकाभ, टिश्यू मतलब ऊतक। तो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक या MALT। ठीक है, तो प्रमुख पथ कौन कौन से पथ? श्वसन पथ, पाचन पथ और जनन मूत्र पथ के जो अस्तर यानी लाइनिंग जो होती है, इसमें जो लेयर्स होते हैं, उनके भीतर ये लिम्फोइड टिश्यूज पाए जाते हैं और इनको हम MALT यानी श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक कहते हैं। और ये मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% होता है। ठीक, यहाँ पर हमने आपको किसके बारे में? स्वप्रतिरक्षा और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया। आइए अब कुछ ऐसे रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे एड्स। बहुत ही जाना पहचाना नाम है एड्स। काफ़ी सालों से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि इसका बचाव, इसकी जानकारी ही इसका बचाव है। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण, देखिए इंग्लिश में हम इसका फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो हम जानते ही हैं और इसको लिखते भी हैं हम AIDS। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो, D से डेफिशिएंसी और S फॉर सिंड्रोम, ये इंग्लिश में इसका हुआ। इसी प्रकार इसका हिंदी में है ये उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कई बार संक्षिप्त रूप में हिंदी में अगर नाम लिखने दे दिया जाता है तो हम हिंदी नाम उसका नहीं ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए इसका हिंदी में है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए प्रयुक्त होता है एड्स शब्द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। इसका अर्थ क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, क्योंकि आप हिंदी में हम बोल रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित हो रही है, ये जन्म से नहीं है। जन्म से किसी को एड्स का रोग नहीं होता है। ये अलग बात है कि हम यदि संक्रमित एड्स, अगर माता संक्रमित है एड्स से तो जन्म लेने वाला शिशु भी एड्स संक्रमित हो सकता है, परंतु यदि हम इसे सामान्य तौर पर देखें तो यह जन्मजात नहीं होता है। तो इसीलिए इसको जन्मजात रोग नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह जीवन काल में उपार्जित होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा की न्यूनता, प्रतिरक्षा की न्यूनता बोल रहे हैं मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम का न्यून हो जाना, कम हो जाना, इसका प्रभाव कम हो जाना, तो जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होता है, तो किस बात का संकेत हो रहा है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला था, 1981 में
पता चला था, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया। सिर्फ 25 वर्ष में सारे विश्व में फैल गया। इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। 2,50,00,000 इतने लोगों की मृत्यु इस रोग से हो चुकी है अब तक। यहाँ इस चित्र में आपको पश्च विषाणु ने रेट्रोवायरस की प्रतिकृति के बारे में दिखाया गया है। देखिए, एड्स एक विषाणु रोग है, यानी वायरस से होने वाला रोग है, जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। कौन सा वायरस? HIV, क्योंकि वायरस से होने वाला रोग है, हम बता रहे हैं आपको, वायरस से होने वाला रोग है करके, है ना। तो कौन सा वायरस? HIV, ह्यूमन, S से ह्यूमन, I से इम्यूनो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, V से वायरस। इसके कारण होता है मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ठीक है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु कहते हैं, रेट्रोवायरस इसके अंतर्गत आते हैं। इसके इस वायरस के समूह में आता है। तो HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है। विषाणुओं को कौन सा समूह? पश्च विषाणु समूह, इसके अंतर्गत यह विषाणु आता है। पश्च विषाणु, रेट्रोवायरस, इस समूह के अंतर्गत HIV विषाणु आता है, जिसमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। किसको ढकने वाला? RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। अभी आप आवरण होता है। अभी आपको चित्र के माध्यम से मैं इसको समझा दूंगी। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित किस किस कारण से होता है? HIV का संक्रमण किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? पहला तो है संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, दूसरा है संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान प्रदान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा यानी इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामले में, और संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, प्लेजेंटा के द्वारा उसके बच्चे में। इसलिए जिन लोगों में संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वे हैं ऐसे व्यक्ति जो एक से ज़्यादा लोगों से कॉपुलेशन करते हैं, अर्थात एक से ज़्यादा लोगों से फिजिकली अटैच रहते हैं, फिजिकली उनके संपर्क में रहते हैं, उनको इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसी प्रकार मादक द्रव्य, जो नशे का उपयोग करने वाले होते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, अंतःशिरा द्वारा यानी जो इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी में विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, उनमें भी इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है और संक्रमित माँ से जो बच्चा जन्म लेता है, उनमें इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो क्या आपको ये मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, कि किसी को टच कर दिया तो एड्स हो गया या किसी के शरीर के संपर्क में आ गए तो एड्स हो गया, ऐसा नहीं है। यह केवल शरीर में स्रावित द्रव से फैलता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक या मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है। शारीरिक रूप से भी और मेंटली भी व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। वहाँ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी को एड्स है तो हमें उसे छूने मात्र से एड्स हो जाएगा या उसके संपर्क में आने मात्र से हमें एड्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए फिजिकल तो स्वस्थ होना आवश्यक है, मेंटली भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है। HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए। पता लगाना चाहिए ऐसी परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण से उन्हें एड्स हुआ है। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, यानी जैसे किसी को एड्स का संक्रमण हुआ तो एड्स हो गया ऐसा नहीं होता है, एड्स कन्फर्म है ऐसा नहीं होता है। संक्रमित होना और उसके बाद एड्स के लक्षण प्रकट होना, इन दोनों के बीच में काफ़ी समय
अंतराल होता है और ये अवधि कुछ महीनों से लेकर के कई सालों तक 5 से 10 साल तक भी हो सकती है। तो व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, यानी बृहद भक्षकाणु में प्रवेश करता है, जहां पर उसका आरएनए जीनोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवी डीएनए बनता है और ये विषाणुवी डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में संविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणुकण पैदा करने का निर्देश देता है। तो ये जो मैक्रोफेज है विषाणु उत्पन्न करना जारी रखता है और इस तरह एक एचआईवी फैक्टर की तरह काम करता है। इसके साथ ही एचआईवी सहायक टी सेल्स टी लसिकाणुओं के एक प्रकार या उपसमुच्चय हैं, जिसके बारे में आपको प्रतिरक्षा तंत्र में भी बताया गया था, में ये प्रवेश करते हैं और उसकी प्रतिकृति बनाते हैं और फिर संतति विषाणु पैदा करते हैं। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी सेल्स पर हमला करते हैं और यही क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में बहुत तेजी से कमी आती है और इस अवधि के दौरान बार बार बुखार आना, दस्त आना, वजन घटना ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सहायक टी सेल्स की संख्या में गिरावट के कारण से ही व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणुओं को यहाँ तक कि टॉक्सोप्लेज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम बहुत ही ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण से वह अपने शरीर की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परिरक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिशा यानी एंजाइम लिक्विड इम्यूनोजार्बेट ऐसे है। प्रतिपक्ष विषाणवी यानी एंटी रिट्रोवायरल औषधि से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ये औषधि रोगी की अवश्यभावी मृत्यु को आगे सरका सकती है। कहने का मतलब रोगी की मृत्यु तो निश्चित है, परंतु उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु उसकी मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एड्स की रोकथाम कैसे की जा सकती है? एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, ये तो सभी को पता है, क्योंकि अभी तक एड्स का कोई भी पुख्ता इलाज नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। तो इसलिए यह ठीक है कि रक्त आदान रोगियों में, नवजातों में, माँ से आदि में संक्रमण सही निगरानी न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। यह कहावत एकदम सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य गैर सरकारी संगठन NGOs लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य यानी डिस्पोजल सुई और सिरिंज ही काम में लाई जाए, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम्स का मुफ्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोगों को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रसित होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों को फैल सकता है। समाज में HIV एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है एवं उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, जब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयासों से ही रोका जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि एड्स एक ऐसा रोग है जिसको कि हमें जानकारी होने पर ही हम उसका बचाव कर सकते हैं और इसे हम हमारे समाज में जागरूकता फैलाकर कि किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को एड्स है तो उसे छुपाया न जाए, और अगर कोई ये बता रहा है कि उसे एड्स है
या ये पता चल गया कि इसे एड्स है, तो समाज का ये दायित्व बनता है कि उसे हे दृष्टि से ना देखे, बल्कि उसके द्वारा लोगों में इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि लोग एड्स से बच सके। जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उनको वो अगर लागू करें तो एड्स से बचा जा सकता है। इस प्रकार एड्स जो बहुत बड़ी बीमारी है उसका उपाय ही उसका बचाव है। इसी प्रकार एक और बहुत गंभीर बीमारी के बारे में हम सभी सुनते हैं, कैंसर। कैंसर मानव में भयंकर रोग है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकों और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। अगले वीडियो लेशन में मैं आप लोगों को कैंसर और कुछ और बीमारियों के बारे में, उनके कारण और उनके निदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्वयं भी इसको और बार बार जब पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।